हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग DSSB TGT सोशल साइंस के 7वें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में भी हमने DSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 1 अक्टूबर 2021 के शिफ्ट 1 फीमेल में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस सरकार ने फ्रांस में व्यापारिक हितों को प्रोत्साहित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र सरकार ने फ्रांस में व्यापारिक हितों को प्रोत्साहित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, वल्लभ भाई पटेल का डैश सत्याग्रह 1928 में राजस्व में वृद्धि के विरुद्ध था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बारदोली। वल्लभ भाई पटेल का बारदोली सत्याग्रह 1928 में राजस्व में वृद्धि के विरुद्ध था। ब्रिटिश सरकार द्वारा गुजरात के बारदोली जिले में भू राजस्व में 30% की बढ़ोतरी की गई। वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। इनके आंदोलनों के प्रभाव से सरकार ने भू राजस्व में वृद्धि को घटाकर 6.03% कर दिया। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 3, तेलंगाना किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, इसकी शुरुआत भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हुई थी। दूसरा कथन है, यह 1942 में शुरू हुआ और 1951 में समाप्त हुआ था। तो आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी केवल 2 को सही माना है, जबकि दोनों ही कथन दिए जो हैं वो सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, पेरिस का डैश एक हुक्मनामा था जिसने गिल्ड को समाप्त कर दिया और एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, संसद। पेरिस का संसद एक हुक्मनामा था जिसने गिल्ड को समाप्त कर दिया था और साथ ही एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 1791 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिला और नागरिक के अधिकारों की घोषणा किसने लिखी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ओलंपे डी गौजेस ने। 1791 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिला और नागरिक के अधिकारों की घोषणा ओलंपे डी गौजेस ने लिखी थी। इन्होंने महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए घोषणा पत्र भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए और सन 1793 में ओलंपे डी गौजेस ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना भी की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष में रईसों ने राजा को नेकर के अपने पद से खारिज करने के लिए मनाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1781। 1781 में रईसों ने राजा को नेकर के अपने पद से खारिज करने के लिए मनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष में टूलूस के आर्क बिशप ने कोलोने को प्रतिस्थापित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1788 में। सन 1788 में टूलूस के आर्क बिशप ने केलोन को प्रतिस्थापित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, घटना दिनांक का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला, बेस्टिल में जबरदस्ती घुसना 14 जुलाई 1789। दूसरा, टेनिस कोर्ट की शपथ 19 जून 1789 और तीसरा, लुई 16वें की हत्या 11 जुलाई 1790। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि केवल जो पहला युग्म है वो सही है, क्योंकि बेस्टिल में जबरदस्ती घुसने की घटना हुई थी 14 जुलाई 1789, जो कि ऑप्शन में सही दिया गया था, जबकि टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 में हुई थी, न कि 19 जून 1789 को। वही अगर बात करें लुई 16वें की हत्या, तो वो 21 जनवरी 1793 को हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, 11 मई 1857 को सिपाहियों द्वारा किसे हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर को। 11 मई 1857 को सिपाहियों द्वारा बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था। इससे पहले 10 मई को मेरठ स्थित छावनी की 20 NI तथा LC की पैदल सैन्य टुकड़ी ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर विद्रोह कर दिया था
और दिल्ली में 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, डैश ने 1857 से 1858 तक एक राजप्रतिनिधि के रूप में लखनऊ पर अधिकार कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बेगम हजरत महल ने। फिर क्वेश्चन नंबर 11, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन ने। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की रूपरेखा लॉर्ड डफरिन ने तैयार की थी। यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसमें ब्रिटिश भारत में विभिन्न रेलवे परिषदों के आकार में वृद्धि को अधिकार दिया गया था। वायसराय लॉर्ड डफरिन ने एक समिति की स्थापना की और प्रांतीय परिषदों के विस्तार और उनकी स्थिति में वृद्धि के लिए योजना तैयार करने की जिम्मेदारी इस परिषद को दी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 12, 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। इसका पूरा नाम जॉर्ज नेथानियल कर्जन था तथा यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। उसने ब्रिटिश हितों की रक्षा कुशलतापूर्वक की थी और शिक्षा के सुधार में उसने 1902 में टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन भी किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, 1918 में महात्मा गांधी ने डैश का समर्थन करने के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मील मजदूरों का। 1918 में महात्मा गांधी ने मील मजदूरों का समर्थन करने के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 14, डैश स्वदेशी आंदोलन का गीत बन गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वंदे मातरम। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का गीत बन गया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ नामक के उपन्यास का वंदे मातरम नाम का यह गीत लोगों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहा और कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार यह 1896 ईस्वी में गाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई? पहला भगत सिंह और दूसरा सुखदेव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। यानी लाहौर षड्यंत्र केस के आधार पर क्रांतिकारी भगत सिंह और सुखदेव इन दोनों को ही 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। इनके साथ ही साथ राजगुरु को भी 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 13, किस साम्राज्य को यूरोप के पुलिसकर्मी के रूप में भी जाना जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रूसी साम्राज्य। रूसी साम्राज्य को यूरोप के पुलिसकर्मी के रूप में भी जाना जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 17, रूस में अक्टूबर क्रांति को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बोल्शेविक क्रांति। रूस में अक्टूबर क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया और सत्ता पर कब्जे के लिए लियान ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हुआ तथा यह क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 18, 1917 की रूसी क्रांति डैश का प्रतीक है। पहला संगठित संघर्ष और दूसरा दृष्टिकोण की स्पष्टता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। यानी 1917 की रूसी क्रांति संगठित संघर्ष और दृष्टिकोण की स्पष्टता का प्रतीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, रूसी मजदूर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, 1897 की जनगणना में रूस के 28.4% पुरुष कामगार और 57.8% महिला कामगार साक्षर थे। दूसरा, 1918 में 44.2% कामगार और 79.2% महिला कामगार साक्षर थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पहला और दूसरा दोनों ही कथन रूसी मजदूर के संदर्भ में सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, समाजवादी समाज की विशेषता डैश है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय। समाजवादी समाज की विशेषता सामाजिक न्याय है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, कार्ल मार्क्स ने एक ऐसा सामाजिक सिद्धांत दिया जो डैश को जोड़ता है। पहला अर्थशास्त्र, दूसरा राजनीति और तीसरा इतिहास। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों को ही। कार्ल मार्क्स ने एक ऐसा सामाजिक सिद्धांत दिया जो अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और इतिहास तीनों को ही जोड़ता है। और कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनीतिक सिद्धांतवादी थे। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, मार्क्सवादी समाजवाद का मानना है कि समाजवाद केवल हिंसक क्रांति से ही प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा कथन है, विकासवादी समाजवाद का तात्पर्य है कि राज्य के तख्ता पलट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, चार्ल्स फूरियर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, वह बड़े उद्योग की शक्ति में विश्वास करते थे और दूसरा, उनकी मुख्य रुचि औद्योगिक श्रमिकों के कार्य को सुखद बनाने में थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा जो कथन है वो सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम विश्व युद्ध डैश की संधि द्वारा समाप्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्साई। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था, उसे वर्साई की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। और वर्साई की संधि पर 28 जून 1919 को इंपीरियल जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके पहले पेरिस शांति सम्मेलन 18 जनवरी 1919 को हो चुका था। वर्साई की संधि के द्वारा जर्मन सेना को निहत्था कर दिया गया, जबकि अन्य ने पराजित राष्ट्र से क्षेत्र, जनसंख्या और आर्थिक संसाधन छीन लिए तथा उसे युद्ध की जिम्मेदारी स्वीकार करने और मुआवजा देने के लिए सहमत होने के लिए मजबूर किया गया। और इस वर्साई की संधि को ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, किसने यूगोस्लाविया को फ्यूम के बंदरगाह को सौंपने के लिए राजी किया और 1924 में इसे हासिल कर लिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बेनिटो मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी ने यूगोस्लाविया को फ्यूम के बंदरगाह को सौंपने के लिए राजी किया और 1924 में इसे हासिल कर लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 26, शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध डैश तक ही सीमित था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यूरोप। शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध यूरोप तक ही सीमित था। फिर क्वेश्चन नंबर 27, महासभा सुरक्षा परिषद आर्थिक और सामाजिक परिषद डैश के मुख्य अंग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की मुख्य संस्था महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टशिप परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है और 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 28, 1879 में जर्मनी ने डैश के साथ दोहरे गठबंधन पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रिया हंगरी। 1879 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ दोहरे गठबंधन पर हस्ताक्षर किए थे और बिस्मार्क ने कहा कि यह समझौता रूसी आक्रमण को रोकेगा। उनका मानना था कि रूस दो देशों के खिलाफ युद्ध नहीं छोड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम विश्व युद्ध में रूस और जर्मनी के बीच युद्ध डैश के साथ समाप्त हो गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि। प्रथम विश्व युद्ध में रूस और जर्मनी के बीच युद्ध ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि के साथ समाप्त हो गया था। इस संधि को रूस में सोवियत संघ की संधि के रूप में भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, दिनांक सम्मेलन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला, जिनेवा सम्मेलन 1958, दूसरा 1971 रामसर सम्मेलन और तीसरा 1972 ऑस्लो डंपिंग सम्मेलन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही युग्म जो है दिनांक और सम्मेलन का वो सही है। जिनेवा सम्मेलन हुआ था 1958 में, रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 में और ओस्लो डंपिंग सम्मेलन हुआ था 1972 में। फिर क्वेश्चन नंबर 32,
1919 में पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जेम्स जीन्स ने। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन सर जेम्स जीन्स ने सन 1919 में किया था तथा जेफरी नामक विद्वान ने उक्त परिकल्पना में सन 1929 में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए, जिससे इस परिकल्पना का महत्व और अधिक बढ़ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी के बैरोस्फीयर परत के मुख्य घटक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लोहा और निकल। पृथ्वी के बैरोस्फीयर परत का मुख्य घटक लोहा तथा निकल है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन स्थल मंडल की लघु प्लेट है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कैरेबियन प्लेट। कैरेबियन प्लेट स्थल मंडल की एक लघु प्लेट है, जबकि अंटार्कटिक प्लेट, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट प्रमुख प्लेटें हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। जो 7 मुख्य प्लेटें हैं वो है अंटार्कटिक प्लेट, दूसरा उत्तर अमेरिकी प्लेट, तीसरा दक्षिण अमेरिकी प्लेट और चौथा प्रशांत महासागरीय प्लेट, पांचवा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, छठवां अफ्रीकी प्लेट और सातवां यूरेशियाई प्लेट। फिर क्वेश्चन नंबर 34, किस प्रकार के फोल्ड में फोल्ड के दोनों अंग समानांतर और साथ ही क्षैतिज हो जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रेक्यूम्बेंट फोल्ड में। फिर क्वेश्चन नंबर 35, ज्वालामुखी शंकु उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला है सिंडर ज्वालामुखी शंकु, मैक्सिको का माउंट जोरुलो। दूसरा परजीवी ज्वालामुखी शंकु, संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट शाक्स्ता। तीसरा है समग्र ज्वालामुखी शंकु, सैन सल्वाडोर का माउंट जाल्को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल पहला और दूसरा जो युग्म है वो सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी वायु दाब पेटी को हॉर्स अक्षांश भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है, जिसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। इन अक्षांशों में शांत तथा अनिश्चित पवन के कारण प्राचीन काल में घोड़े से लदे जलयानों के संचालन में कठिनाई होती थी। परिणाम स्वरूप जो व्यापारी होते थे वो जलयान को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में ही फेंक देते थे और इसी कारण इसे अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, हरमटन। सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से चलने वाली गर्म तथा शुष्क स्थानीय हवाओं को हरमटन के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, फुजीता स्केल का उपयोग डैश की सापेक्ष गंभीरता और क्षति का आकलन करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, टॉर्नेडो। फुजीता स्केल का उपयोग टॉर्नेडो की सापेक्ष गंभीरता और क्षति का आकलन करने के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, समुद्र में ज्वार भाटा उत्पत्ति मुख्य रूप से डैश से संबंधित है? पहला सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। यानी जो समुद्र में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है वो सूर्य और चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, वायुमंडल की कौन सी परत 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच फैली हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्यमंडल। वायुमंडल का मध्यमंडल जो है वो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच फैला हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में नहीं पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। भारत में दक्कन के पठार को जैव विविधता हॉटस्पॉट के क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, कंटूरिंग स्थलाकृतिक मानचित्रों पर राहत का प्रतिनिधित्व करने की एक विधि है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कंटूरिंग के संदर्भ में सही है? पहला कथन है
कंटूर इसारीम है जो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ते हैं। दूसरा, यह रेखा प्रतीक की एक तकनीक है। तीसरा, कंटूर रेखाओं के बीच की क्षैतिज दूरी को कंटूर अंतराल के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल पहला और दूसरा जो कथन है वो कंटूरिंग के संदर्भ में सही है, जबकि तीसरा कथन गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, वायुमंडल में जल व वाष्प के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, वायुमंडल में जल व वाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा के पास सबसे निम्न होती है। दूसरा, जल व वाष्प का अधिकांश भाग समताप मंडल में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ना तो पहला और ना ही दूसरा, कोई भी कथन इन दोनों में से सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनाईमुड़ी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रोजवुड। रोजवुड लकड़ी भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर पूर्वोत्तर की पहाड़ियों और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं और इन वनों में पाई जाने वाली मुख्य वृक्ष प्रजातियां रोजवुड, महोगनी, एनी तथा एबोनी हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले के वीडियो में हमने 45 तक के क्वेश्चंस को ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग बाद के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और यह चोटी राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की एक सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हेमावती। कावेरी नदी की सहायक नदी हेमवती है और कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, भोर घाट भारत में एक पहाड़ी मार्ग है जो डैश को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई से पुणे को। भोर घाट भारत में एक पहाड़ी मार्ग है जो मुंबई से पुणे को जोड़ता है। थाल घाट मुंबई को नासिक से तथा पाल घाट तमिलनाडु के कोयटम्बूर को केरल से जोड़ता है तथा यह सभी घाट सह्याद्री पहाड़ी में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, काली मृदा की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही है? पहला है, इन मृदाओं में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। दूसरा, सूखने पर इनमें चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं और तीसरा, इन मृदाओं की बनावट चिकनी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, ये तीनों ही सही है काली मृदा के बारे में। फिर क्वेश्चन नंबर 50, जननांगीय संक्रमण का कौन सा चरण निम्न जन्म दर और मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या वृद्धि को निरूपित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चरण 4। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के चौथे चरण में निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर तथा धीमी जनसंख्या वृद्धि का निरूपण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है और देश में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, अहमदाबाद वडोदरा औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह देश का तीसरा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। दूसरा कथन है, सूरत रेशम टेक्सटाइल और हीरे की कटिंग के लिए जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पहला और दूसरा ये दोनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, झूम खेती विधि भारत के किस हिस्से के साथ जुड़ी हुई है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व। झूम खेती विधि भारत में उत्तर पूर्व राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड इत्यादि राज्यों से जुड़ी हुई है और भारत में झूम खेती को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, ओडिशा में पामाडाबी या कोमान या बिरोंगो, पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टेरे, हिमालयन क्षेत्र में खिल तथा झारखंड में कुरवा। फिर क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मक्का। निम्नलिखित ऑप्शन में जो मक्का है वो रबी की फसल नहीं है, क्योंकि मक्का खरीफ की फसल है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियों में से कौन सी है जो चाय की खेती के लिए आवश्यक है? पहला, चाय का पौधा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। दूसरा, इसे एक सुपवहित उपजाऊ मृदा जिसमें धारण तथा कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पहला और दूसरा ये दोनों ही कथन चाय की खेती के लिए आवश्यक है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। दक्षिण एशियाई देश भारत में सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? पहला, कोझिकोड हवाई अड्डा कालीकट और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी कोझिकोड हवाई अड्डा कालीकट और सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद ये दोनों ही भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2004 की सुमात्रा सुनामी से प्रभावित नहीं हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। श्रीलंका, थाईलैंड और भारत ये तीनों ही देश 2004 की सुमात्रा सुनामी से प्रभावित हुए थे, जबकि अफगानिस्तान पे इस सुनामी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी मानव प्रेरित आपदा है? पहला, परमाणु युद्ध और दूसरा त्वरित मृदा अपरदन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। मानव प्रेरित आपदा में परमाणु युद्ध एवं त्वरित मृदा अपरदन दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, सामान्य अर्थ के अनुसार आपदा जोखिम को के रूप में भी परिभाषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जोखिम भेद्यता, यानी सामान्य अर्थ के अनुसार आपदा जोखिम को जोखिम भेद्यता के रूप में भी परिभाषित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के आपदा के बाद के चरण में 3R चरण शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, रिलीफ, रिकवरी और रिहेबिलिटेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 62, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा डैश की जाती है। पहला, बुआई के मौसम की शुरुआत में और दूसरा कटाई के मौसम के अंत में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा बुआई के मौसम की शुरुआत में की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, पश्चिम बंगाल में से एक परिचालन विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ मुख्यालय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फाल्टा। SEZ एक देश के भीतर एक एन्क्लेव है जो आमतौर पर शुल्क मुक्त होता है और इसमें मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार पैदा करने के लिए विभिन्न व्यवसाय और वाणिज्यिक कानून होते हैं। और पश्चिम बंगाल में जो फाल्टा है वो एक विशेष परिचालन आर्थिक क्षेत्र का मुख्यालय है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, अविकसित देशों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? पहला, पूंजी निर्माण की निम्न दर और दूसरा, श्रम का कम उपयोग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी ये दोनों ही विशेषता अविकसित देशों के संदर्भ में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, आर्थिक विकास के संरचनावादी दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, आर्थिक विकास एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में श्रम की आवाजाही के कारण होता है और दूसरा, अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव के महत्व पर बल देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल जो दूसरा कथन है वो संरचनावादी दृष्टिकोण के संदर्भ में सही है।
फिर क्वेश्चन नंबर 66, एक अर्थव्यवस्था की द्वितीय क्षेत्र डैश को भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, औद्योगिक क्षेत्र को। एक अर्थव्यवस्था की द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, स्थिर ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को रात भर के लिए तरलता प्रदान करता है, उसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, रेपो रेट। यह वह स्थिर ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को रात भर के लिए तरलता प्रदान करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का साधन है? पहला ट्रेजरी बिल और दूसरा प्रमाण पत्र जमा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2 दोनों, यानी ट्रेजरी बिल और प्रमाण पत्र जमा ये दोनों ही मुद्रा बाजार के साधन हैं। और मुद्रा बाजार एक ऐसा वित्तीय बाजार होता है जहां पर एक वर्ष या उससे भी कम की तरलता वाली अल्पकालीन वित्तीय परिसंपत्तियों का स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, जब भी आरबीआई क्रेडिट के विस्तार पर रोक लगाना चाहता है तो वह नगद आरक्षित अनुपात डैश कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ज़्यादा कर देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, भारत में बैंक जमा के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रेकरिंग डिपॉजिट की अवधि 7 दिन से लेकर 12 महीने तक कुछ भी हो सकती है, यह कथन सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 134। फिर क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूचियों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन निर्धारित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियां अनुसूची 7 के तहत विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से एक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सामान्य सूची। फिर क्वेश्चन नंबर 74, भारत में राज्य स्तर पर सरकार का संस्था प्रमुख डैश होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्यपाल। भारत में राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है और राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, लोकतंत्र में लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए डैश सबसे महत्वपूर्ण साधन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चुनाव। लोकतंत्र में लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए चुनाव सबसे महत्वपूर्ण साधन है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो लोकसभा के चुनाव के उद्देश्य से विभाजित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी चुनाव क्षेत्र। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधि की प्रणाली से काम करते हैं और चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है और उन क्षेत्रों को चुनाव क्षेत्र कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन से आधार हैं जिनके आधार पर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता को अयोग्य ठहराया जा सकता है? पहला, गैर निवास के आधार पर, दूसरा, विकृत दिमाग वाला व्यक्ति और तीसरा, 21 वर्ष से कम आयु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है। इन दोनों आधार पर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता को अयोग्य ठहराया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी भारत में राज्य की पार्टी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी भारत की राज्य पार्टी नहीं है बल्कि यह एक राष्ट्रीय पार्टी है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जिला परिषद के संदर्भ में सही है? पहला, जिला परिषद में टेरिटोरियल निर्वाचन क्षेत्रों में सीधे चुने गए निर्वाचन सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा, इसमें जिले के सभी क्षेत्र पंचायतों के विधायक भी शामिल है। और तीसरा,
इसका प्रारंभिक कार्य ग्राम पंचायतों की गतिविधियों की निगरानी करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस वर्ष में आज़ादी की घोषणा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनी निर्माण किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1776। 1776 में आज़ादी की घोषणा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनी निर्माण किया और यह एक राजनीतिक दस्तावेज है जिसके आधार पर इंग्लैंड के 13 उत्तर अमेरिका उपनिवेशों ने 4 जुलाई 1776 ईस्वी को स्वयं को इंग्लैंड से स्वतंत्र घोषित कर लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 82, जॉन लॉक द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शास्त्रीय उदारवादी विचारों की एक महत्वपूर्ण स्रोत पुस्तक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सेकेंड ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। जॉन लॉक द्वारा लिखित पुस्तक सेकेंड ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक शास्त्रीय उदारवादी विचारों की एक महत्वपूर्ण शोध पुस्तक है और यह राजनीतिक दर्शन का एक कार्य है जिसे 1689 में जॉन लॉक द्वारा गुमनाम रूप से प्रकाशित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस प्रकार का लोकतंत्र विशेष रूप से वैश्वीकरण के विचार से जुड़ा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, महानगरीय लोकतंत्र। महानगरीय लोकतंत्र का विचार विशेष रूप से वैश्वीकरण के विचार से जुड़ा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, बोलीविया में पानी के निजीकरण के विरोध का नेतृत्व डैश ने किया था? पहला, फेडेकोर संगठन और दूसरा, राजनीतिक दल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल 1। बोलीविया के जल युद्ध का नेतृत्व फेडिकोर नामक संगठन ने किया था और इस संगठन के सदस्य इंजीनियर तथा पर्यावरणविदों के साथ स्थानीय पेशेवर थे। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों, कारखानों के श्रमिकों, मध्यम वर्ग के छात्रों यूनियन व बेघर सड़क के बच्चों की बढ़ती आबादी का समर्थन प्राप्त था और बोलीविया का जल युद्ध कोचाम्बम्बा में हुआ था, जिसे कोचबम्बा का जल युद्ध भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, 1959 के लोकतंत्र के नेपाल के शाही संविधान के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, राजा को सेना तथा विदेशी मामलों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची डैश से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भाषा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और इस अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, जैसा कि भारत के संविधान द्वारा सलाह दी गई है, 2 संसदीय सत्रों के बीच का अंतर डैश ये अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 महीने। संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान का डैश कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्टिकल 108 यानी अनुच्छेद 108। फिर क्वेश्चन नंबर 89, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय डैश पर प्रभावित होते हैं? पहला, भारत की समेकित निधि और दूसरा, भारत की आकस्मिक निधि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1, यानी भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भारत की समेकित निधि पर प्रभावित होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 73। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड 9 सम्मिलित किया और इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा था। तो आज के इस वीडियो में हमने DSSB TGT सोशल साइंस के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है और अगर आप DSSB TGT सोशल साइंस के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।